नमस्कार दोस्तों, इग्नू BHIC 133 की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज की आज मैं तीसरी कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। चैप्टर का नाम होगा क्षेत्रीय राज्य। इससे पहले दो चैप्टरों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। आशा है वो दोनों चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज की क्लास में अगर हम बात करें तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें मध्य और पूर्वी भारत में, तो मालवा, जौनपुर, बंगाल, असम, उड़ीसा, इन क्षेत्रों की राजनीति कैसे आगे बढ़ी, इन क्षेत्र के राजाओं ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत से कैसे आज़ाद किया, इसके साथ साथ इन क्षेत्रों के किस किस क्षेत्र से आपस में संघर्ष रहते थे, किन क्षेत्रों के साथ इनके मित्रतापूर्वक संबंध थे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में जो राजनीतिक पक्ष है उसमें यह है कि भारत में हमेशा से ये जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य रहे हैं, इन्होंने भारतीय राजनीति को उस समय बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, क्योंकि इनके आपस में संघर्ष रहे हैं। हर एक क्षेत्रीय राज्य अपने पास वाले क्षेत्रीय राज्य पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, इसलिए वहाँ पर युद्ध भी होते रहे हैं। लेकिन कई बार इन क्षेत्रीय राज्यों में, जैसे कि उत्तर पश्चिम भारत की बात करो आप, कश्मीर, राजपूताना, गुजरात, सिंध, तो कुछ क्षेत्रीय राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी रहे, जिन्होंने केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित किया। तो इस चैप्टर में हम यही सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इन सभी क्षेत्रों की राजनीति के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से राजा रहे हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों को प्रभावित किया है, कैसे इनके संघर्ष रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर संघर्ष रहे हैं, ये सब चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बट उतना ही हार्ड भी है। उसका रीज़न है इस चैप्टर में थोड़े से फैक्ट ज़्यादा हैं, आपको राजाओं के नाम बहुत सारे मिलेंगे। बट एक चीज़ की आपको ध्यान रखनी है, जब आप अगले चैप्टर पढ़ोगे तो उन चैप्टर का ये बेस है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर अगले चैप्टरों के बेस हैं। जो बड़े क्वेश्चन बनने हैं वो अगले चैप्टरों से बनने हैं, बस उसमें जो फैक्ट लिखोगे आप यहीं से लिखोगे। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की सबसे पहले एक प्रस्तावना दी गई है, और प्रस्तावना हमें कुल मिलाकर ये बता रही है कि अगले इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। बट जो ये वाला पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो 13 to 15 सेंचुरी यानी कि 13वीं सदी से 15वीं सदी के दौरान भारत में दो प्रकार के राज्यों का उदय हुआ। पहले वे राज्य थे जो सल्तनत से स्वतंत्र तौर पर हुआ करते थे, यानी कि देखो, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने पढ़ा, तुगलक वंश के बारे में पढ़ा, खिलजी वंश के बारे में पढ़ा। तो इस दौरान तुगलक वंश के शासन टाइम पे बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे। लेकिन हम अगर बात करें तो कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र थे, जैसे कि असम की बात करो आप, उड़ीसा की बात करो, कश्मीर की बात करो, तो ये दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र थे, इन पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा है कि 13वीं से 15वीं सदी के दौरान दो प्रकार के राज्य थे। पहले तो वो राज्य थे जो सीधे स्वतंत्र थे, वो किसी के अधीन नहीं थे, किसी के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन दूसरे राज्य ऐसे थे जो क्या थे, वो दिल्ली सल्तनत के ऋणी थे, यानी कि पहले वो दिल्ली सल्तनत के अंडर कार्य कर रहे थे, फिर उन्होंने दिल्ली सल्तनत की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी प्रकार से जब आप सिंध और राजपूतानाओं की बात करोगे तो ये दिल्ली सल्तनत के आक्रमण से प्रभावित रहे। कभी ये दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ जाते थे, यानी इसके नियंत्रण में आ जाते थे, कभी बार अपने आप को स्वतंत्र घोषित रखते थे। ये सब चीज़ें हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये बात तो आपको पता चलेगी कि 13वीं से 15वीं सदी तक भारत में कितने प्रकार की क्षेत्रीय शक्तियाँ हैं, दो। एक वो हैं जो स्वतंत्र रहीं, उनका दिल्ली सल्तनत से वैसे तो संबंध रहा लेकिन वो उसके नियंत्रण में नहीं आई। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो दिल्ली सल्तनत के कर्जदार रहे हैं, दिल्ली सल्तनत के तहत वो फले फूले हैं, लेकिन आगे चलकर जब दिल्ली सल्तनत में कमजोरियाँ आई तो उन्होंने अपने आप को अलग रियासत बना दी। अब हम ये बात कर रहे हैं कि क्षेत्रीय शक्तियों का आविर्भाव किस प्रकार से हुआ। आविर्भाव का मतलब होता है उदय। तो देखो, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे हुआ, इसको लेकर बहुत सारे इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है श्वार्ट्जबर्ग। श्वार्ट्जबर्ग ये कह रहे हैं कि सीन ये होता है कि एक प्रमुख शक्ति होती है। तो एक जैसे दिल्ली सल्तनत के दौरान खिलजी वंश के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे वो एक प्रमुख शक्ति थी और बाकी सारे क्षेत्रों को वो रौंदता चला गया और सभी को अपने कंट्रोल में कर दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद जिन जिन क्षेत्रों को उसने अपने नियंत्रण में लिया था उन सभी क्षेत्रों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उन्हें लगा कि आने वाले जो राजा हैं वो उतने शक्तिशाली नहीं हैं। ऐसे में ये छोटे छोटे राज्यों ने ये सोचा कि हम अपने आप को क्या स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। इसी टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक जब आया तुगलक वंश में, तो उसने भी बहुत सारे क्षेत्रों को फिर से नियंत्रित किया। लेकिन तुगलक वंश के अंत के बाद फिर से छोटे छोटे राज्य उदय हो गए। तो श्वार्ट्जबर्ग ये कह रहा है कि प्रमुख शक्तियों का जो प्रभाव क्षेत्र होता है इसमें समय के साथ कमी आती है। ये देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखो, प्रमुख शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र की अवधि में जब कमी आती है, उत्तरोत्तर का मतलब होता है समय के साथ। तो प्रमुख शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में समय के साथ जब कमी आती है तो उसके बराबर शक्ति रखने वाला
क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो कह रहा है उसके सामर्थ्य रखने वाली अन्य जो शक्तियाँ होती हैं वो लगातार बढ़ती हैं और एक प्रतिस्पर्धा को जन्म देती हैं। यानी कि हमेशा राजनीति में क्या होता है कि एक प्रमुख शक्ति होगी, एक प्रमुख राजा होगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे राजा अपने अपने क्षेत्रों में शासन कर रहे होंगे। जब प्रमुख राजा की शक्ति कम होगी तो वो छोटे छोटे जो राजा हैं वो क्या करेंगे, अपनी शक्ति को बढ़ावा देंगे और फिर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। इसलिए बार बार युद्ध हो रहे हैं। इन वजह से शायद क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ होगा। तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय कैसे हुआ, इसके लिए अलग अलग दृष्टिकोण है। श्वार्ज़बर्ग ये कह रहा है कि प्रमुख शक्ति में कमी आई होगी, जिसकी वजह से छोटी छोटी शक्तियां आगे बढ़ गई होंगी, फिर एक कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा हुआ होगा और फिर इन क्षेत्रों ने अपने अपने एक स्वतंत्र रियासत बना ली होगी। आगे क्या कह रहा है, आगे देखें तो मध्यकाल तक का जो ज्योग्राफी थी वो ये थी कि कृषि भूमि पर खेती करने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई। कह रहा है मध्यकाल तक कृषि भूमि पर खेती करने वाले, उस पर बसने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ती गई, इससे कृषि को जन्म दिया। अब देखो तो ऐसे क्षेत्र जो उपजाऊ हैं, नदी घाटी के क्षेत्र हैं, तो हर राजा चाहेगा ना वो उस क्षेत्र पर कब्जा कर ले, क्योंकि जितनी ज़्यादा कृषि होगी उतना ज़्यादा वहाँ से लगान मिलेगा, उतना ज़्यादा वहाँ से टैक्स मिलेगा। तो कोई भी राज्य धन संपदा के बल पर, सैन्य क्षमताओं के बल पर ही शासन करता है, और उस समय जो एकमात्र ही कमाई का जरिया था वो थी कृषि। तो ऐसे में मध्यकाल तक जो जितनी भी अच्छी कृषि भूमि थी उस पर जनसंख्या बस चुकी थी, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव ये हुआ कि राजाओं ने अपनी सेना को आक्रामक बनाया, सेना को मजबूत किया, और ऐसे क्षेत्र जो नदियों के किनारे वाले क्षेत्र थे, अधिक उपजाऊ वाले क्षेत्र पे, उन पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो यानी कि जब आप मध्यकाल की बात करोगे तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ इसीलिए हुई हैं कि जो उपजाऊ क्षेत्र हैं, नदी घाटी के क्षेत्र, उन्हें जीतने के लिए। जैसे कि दक्षिण भारत में आप देख लेना, विजयनगर के जो शासक थे, मालवा के जो शासक थे, बहमनी शासक थे, इनके बीच में लड़ाई जो थी वो दोआब के क्षेत्रों को लेकर थी। इसी प्रकार से यहाँ उत्तर भारत में गंगा के मैदानों को लेकर लड़ाई होगी, यमुना के मैदानों को लेकर लड़ाई होगी, इधर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों को लेकर लड़ाइयाँ होगी। तो श्वार्ज़बर्ग ये कह रहा है कि भौगोलिक विशेषताओं ने, जो भौगोलिक विशेषताएं थी, शायद इसने संघर्ष को अवश्यंभावी बना दिया होगा, जिसकी वजह से क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। तो हम ये पढ़ रहे हैं भाई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे हुआ। तो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है। श्वार्ज़बर्ग ये कह रहा है कि प्रमुख शक्तियों में कमी आई होगी, छोटी छोटी शक्तियों ने सिर उठाया होगा। दूसरी बात ये बोल रहा है कि कृषि भूमि का विस्तार हुआ होगा, जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ी होगी, जनसंख्या बढ़ने के बाद उन क्षेत्रों को चूज किया गया होगा जिन क्षेत्रों में कृषि पैदावार अच्छे से हो सकती थी। ऐसे में इस क्षेत्र को लेकर हमेशा संघर्ष होते आए हैं। कुछ लोग और भी हैं, जैसे यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे एक नाम है रिचर्ड जी फॉक्स, बर्नार्ड कोहेन, के एन सिंह। इन लोगों ने ये बोला है कि क्षेत्रीय शक्तियाँ शायद सामाजिक, राजनीतिक और मानव विज्ञान, ये सारी चीज़ें रही हैं क्षेत्रीय शक्तियों के उदय होने में। क्योंकि अगर आप राजपूताना के बारे में पढ़ोगे तो राजपूताना जो थे ये कुल और गोत्र से जुड़े हुए थे। सरदार राजा समान वंश के छोटे छोटे प्रदेशों पर नियंत्रित करते थे। यानी कि जब आप राजपूताना शक्तियों की बात करोगे तो रिचर्ड फॉक्स बता रहे हैं कि सीन ये था कि राजपूतानाओं में सरदार और राजा समान वंशों के छोटे छोटे प्रदेशों पर नियंत्रित करते थे और ये कुल और वंश के आधार पर थे। तो ऐसे में जब कोई दूसरा वंश आता था, दूसरा कुल आता था, तो इन सरदारों की आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो जो आंतरिक संघर्ष थे, जैसे कि मान एक राजा है, उसके 4 बेटे हैं, तो मान लो राजा मर गया, तो जो 4 बेटे उनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होगा और एक एक क्षेत्र चारों में मान लो बट गया, या फिर 3 भाई मर गए और एक ने शासन कर लिया, तो इस वजह से भी, या फिर राज्य बट गया, तो इस वजह से भी क्या होता था, छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता था। कह रहा है तैमूर के आक्रमण के बाद केंद्र में कोई ऐसी सत्ता नहीं आई जो पूरे के पूरे भारत को बांधे रखती। तो कोई एक केंद्र, शक्तिशाली केंद्र नहीं था, जिसकी वजह से जो राज्यों का उदय था वो होता गया, ऐसा भी एक कारण दिया जाता है। अब ये तो बात पक्का हो गई कि क्षेत्रीय राज्यों का उदय कैसे हुआ। तो केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने की वजह से और जनसंख्या की आवश्यकताओं की वजह से क्या हुआ, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर ये है कि क्षेत्रीय शक्तियाँ तो ठीक है, लेकिन ये क्षेत्रीय शक्ति बड़ी शक्ति क्यों नहीं बन पाई। ये लिखा है क्षेत्रीय राज्य साम्राज्य का दर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर सके। तो क्षेत्रीय राज्य साम्राज्य का दर्जा इसलिए नहीं प्राप्त कर पाए क्योंकि जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी वो अपने आपस के संघर्षों में जुड़ी हुई, अपने आपस के संघर्षों में उलझी हुई थी। इसके साथ साथ इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, जैसे कश्मीर की अगर हम बात करें तो एक पहाड़ी इलाका था, वो बाहर जाकर अगर युद्ध करते तो उनके पास इतनी जनसंख्या, इतनी सेना, इतने संसाधन नहीं थे। इसी प्रकार से हम राजपूतों की बात करें तो राजपूतानाओं ने राजस्थान के इलाकों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और क्षेत्र को अपने कंट्रोल में रखा, लेकिन उनकी एकता की कमी वजह से वो एक केंद्रीय शक्ति नहीं बना पाए। यही हाल हम बात करें सिंध की रही, यही हाल हम बात करें बंगाल की रही। तो यहाँ के जो छोटे छोटे राजा थे ये प्रमुख शक्ति इसलिए नहीं स्थापित कर पाए। पहली बात तो इनका भूभाग ऐसा था, पहाड़ी भूभागों में रहते थे। दूसरी बात, इनके ऊपर पास आवश्यक इतने संसाधन भी नहीं थे कि पूरे के पूरे भारत पर नियंत्रण कर पाते।
इनके पास युद्ध कौशल तो था, लेकिन एक छोटी सेना को संभाल सकते थे। एक बड़े क्षेत्र पर शासन करने के लिए इनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसी वजह से जो क्षेत्रीय राज्य हैं ये एक बड़े साम्राज्य का दर्जा स्थापित नहीं कर पाए। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देखो चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जो कि द बुक सोसाइटी के नाम से है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि जो आपके और सब्जेक्ट कोड हैं आप उसके मैसेज मुझे करिए तो उससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड की जा सके। अब हम कुछ क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं और ये हमारी शुरुआत होती है मध्य और पूर्वी भारत से। तो जब आप मध्य पूर्वी भारत की बात करोगे तो सबसे पहले आपके सामने नाम आएगा मालवा। तो पहले हम मालवा का नक्शा देख लेते हैं ताकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आएँ तो आपको समझ में आ जाए। तो मालवा का जो मैप है वो ये है। तो अगर आप मालवा का मैप देखोगे तो यहाँ पर आपको ग्वालियर, डुबकुंड, पाविया, सिंध का कुछ क्षेत्र, रैनॉड, महुआ, राजपुर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जलालरा पाटन, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मंदसौर, तो उज्जैन, धर, मांडू, महेश्वर, धर्मपुरी, तो कुछ ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके नाम आगे आएंगे। तो मालवा का नाम आते के साथ ही आपके माइंड में ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये आना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब हम मालवा की हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो जब आप मालवा की बात करते हो तो देखो, एक तरफ तो दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। तो तुगलक वंश के पतन के बाद क्या हुआ? तुगलक वंश के पतन के बाद यानी कि सल्तनत के पतन के बाद मालवा ने ये कहा कि भाई हम अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर रहे हैं। तो सल्तनत के पतन ने मालवा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना के मार्ग को प्रशस्त किया। यानी कि दिल्ली सल्तनत का पतन नहीं होता तो शायद मालवा स्वतंत्र नहीं होता। मालवा का जो उस समय गवर्नर था वो था दिलावर खान गौरी। दिलावर खान गौरी की बात करें तो जब दिल्ली पर शासन तुगलक वंश का था तो उस समय दिलावर खान गौरी वहाँ का सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नर था। यानी कि दिल्ली के सुल्तानों ने दिलावर खान गौरी को क्या कर रखा था? मालवा का गवर्नर घोषित कर रखा था। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत पतन की ओर गई, वहाँ के राजा कमज़ोर हो गए, तो इसने क्या करा? 1401 में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और इसने कहा मालवा दिल्ली सल्तनत का अंग नहीं है और उसने कहा कि यहाँ का राजा मैं हूँ। तो इस प्रकार से दिलावर खान गौरी मालवा को स्वतंत्र करता है और अपने आप को राजा बना देता है। इसके बाद दिलावर खान गौरी निमाड़, सोयर, दामोह, चंदेरी पर आक्रमण करता है और इन सभी क्षेत्रों को जीत लेता है। फिर आगे चलकर दिलावर खान ने अपनी पुत्री का विवाह खान देश के मलिक राजा फारूकी के बेटे से किया जिसका नाम था अली शेर खिलजी, और फारूकी की बेटी का विवाह अपने पुत्र अल्प खान से करा। यानी कि दिलावर खान गौरी ने क्या करा? खान देश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने बेटे की शादी उसकी बेटी से कर दी और उसके बेटे की शादी अपनी बेटी से कर दी। तो इस प्रकार से वैवाहिक संबंधों से उसने क्या करा? वैवाहिक संबंधों से उसने खान देश के जो क्षेत्र था उसके साथ संबंध स्थापित कर लिए। इस वैवाहिक संबंधों से उसकी सीमाएं और ज़्यादा मजबूत हो गई। गुजरात का एक शासक था मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह के साथ भी उसके मित्रतापूर्वक संबंध बने हुए थे, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। तो जब दिलावर खान गौरी की मृत्यु हुई तो पता क्या हुआ? मुजफ्फर शाह जो था उसने सोचा कि मैं मालवा को कंट्रोल कर लूँ। इसलिए ये कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई परम शत्रु है ना कोई परम मित्र है, सब अवसरवादी हैं। अवसर का लाभ उठाते ही वो आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। सेम यही करा किसने? मुजफ्फर शाह ने। तो मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, आप देख सकते हैं। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखते हुए मालवा के आक्रमण से तो बचाया, लेकिन जब 1406 में इसकी मृत्यु हो गई तो मालवा गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह की साम्राज्यवादी अभिलाषाओं का शिकार हो गया। तो इस प्रकार से जो मालवा पहले मुजफ्फर शाह के साथ अच्छा संबंध रख रहा था, आगे चलकर उसी का शिकार हो गया। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है भाई। 1408 में एक बंदा था हौशंग शाह। हौशंग शाह ने मालवा की सत्ता पर जब अधिकार किया तो उसने शीघ्र ही खेरल और गगरौन के आसपास के जो क्षेत्र थे वो कब्जे में कर लिए। अब वो सोच रहा था मैं ग्वालियर को भी जीत लूँ, लेकिन ग्वालियर में मुबारक शाह था। मुबारक शाह थोड़ा सा शक्तिशाली था, इसी वजह से जो ये था हौशंग शाह ये पीछे हट गया। हौशंग शाह गया तो ग्वालियर पर, लेकिन अपनी सेनाओं को वहाँ से वापस लौट आया। हौशंग शाह ने कालपी के मुस्लिम राजा के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। हौशंग शाह का उत्तराधिकारी बना मोहम्मद शाह, लेकिन ये अयोग्य राजा था। मोहम्मद शाह को 1 वर्ष के दौरान उसके हत्या कर दी गई और उनका एक कुलीन वर्ग था जिसका नाम था मोहम्मद खलजी, ये राजा बन गया। मोहम्मद खलजी जब राजा बना तो दरबार के जो लोग थे भाई उसने इसका विरोध किया, क्योंकि ये अपने राजकुमार की हत्या करके आया था। तो देखो हमेशा ना क्या होता था पहले दरबार में
कि अगर दरबार में आपको सत्ता स्थापित करनी है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में ये बात पढ़ी थी, अगर आपको सत्ता स्थापित करनी है तो एक तो आपके पास ताकत होनी चाहिए, दूसरा दरबार में जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो कुलीन वर्ग हैं, अमीर लोग हैं, उनका समर्थन भी आपको चाहिए। तो इसने क्या करा, बड़े लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर सम्मान दिया, बहुत सारे क्षेत्र दिए, एकता प्रदान किया। एकता प्रणाली का मतलब यह है कि यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र आपको दे दिया जा रहा है, वहाँ से जितने भी टैक्स की वसूली करोगे आप करोगे। अब जब महमूद खलजी ने अपने क्षेत्र को शांत कर लिया, यानी कि इन लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, अपने आप को राजा बनवा लिया, अब उसने सोचा मैं आसपास के क्षेत्रों को जीत लूँ। अब उसके पास में सबसे पहला क्षेत्र था मेवाड़, तो वो सोच रहा था मैं मेवाड़ को कब्जे में कर लूँ। तो लेकिन मेवाड़ का राजा था राणा कुंभा। राणा कुंभा के अधीन मेवाड़ जो था वो अपने बिल्कुल शीर्ष पर था, बहुत ताकतवर था। तो ऐसे में मेवाड़ के राजा राणा कुंभा से जीतना महमूद खलजी के लिए आसान नहीं था। लेकिन फिर भी महमूद खलजी ने क्या करा, 1437 में राणा पर आक्रमण कर दिया। राणा कुंभा ने क्या करा, होशंग शाह के पुत्र, जो होशंग शाह पहले राजा था, होशंग शाह के पुत्र से वादा किया था कि मैं महमूद खलजी को हराकर तुझे राजा बनाऊंगा। ऐसे में एक भीषण लड़ाई हुई, सारंगपुर की लड़ाई। सारंगपुर की लड़ाई में महमूद खलजी को हरा दिया और राणा कुंभा ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि महमूद खलजी ने, मेवाड़ में अराजकता फैल गई थी, जब रणमल की मृत्यु हुई तो उसका फायदा उठाते हुए महमूद खलजी वहां से आज़ाद हो गया और फिर दोबारा से राज सिंहासन पर बैठ गया और अब फिर से उसने विजयी अभियान चलाया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर आप मालवा की हिस्ट्री पढ़ते हो तो मालवा की हिस्ट्री में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष, आसपास के क्षेत्रों को जीतने के लिए संघर्ष, ऐसा चलता रहा। कुल मिलाकर जब इसकी स्थापना दिलावर खान गौरी ने करी थी तो उस समय बिल्कुल ये सही था, लेकिन आगे चलकर महमूद खलजी के समय पर जो इसकी विस्तारवादी नीति थी, अन्य क्षेत्रों को हड़पने की नीति थी, इसी वजह से मालवा हमेशा लड़ाई झगड़े का शिकार बना रहा। गुजरात से भी उसकी लड़ाई झगड़े रहे, यहाँ तक कि एक बार तो गुजरात ने होशंग शाह को कैद करने में भी सफलता प्राप्त कर ली थी। तो ये मालवा की हिस्ट्री है जो कि थोड़ी उथल पुथल रही है। आगे हम जौनपुर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जब हम जौनपुर की बात करते हैं तो जौनपुर के बारे में ये बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना करी थी। अब जो ये जौनपुर था ये गोमती नदी के किनारे था। जैसा कि इतिहासकार रफीफ कहते हैं कि गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। कब करी थी, 1359 से 1360 के बीच में। इस समय सीन ये था कि जो ये फिरोज शाह तुगलक है ये बंगाल अभियान पर था, यानी कि बंगाल को जीतने जा रहा था। तो इसने क्या करा, जौनपुर की स्थापना करी। अब जब इसने जौनपुर की स्थापना करी तो वहाँ पर शासन करने के लिए इसने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था मलिक सरवर। अब मलिक सरवर यहाँ का क्षेत्र संभाल रहा था, यानी कि जौनपुर को संभालने का काम किसको दिया गया था, मलिक सरवर को, क्योंकि देखो राजा हर क्षेत्र का शासन तो नहीं कर सकता। तो जौनपुर की स्थापना करके और एक मलिक सरवर को वहाँ छोड़ दिया कि भाई तुझे इस क्षेत्र को चलाना है। इधर क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हो गया कि भाई मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। इस संघर्ष का फायदा उठाते हुए मलिक सरवर ने कहा कि भाई जौनपुर आज से अलग हो गया, ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं है और और जो इसका राजा है जौनपुर का वो मैं हूँ, यानी कि मलिक सरवर है। मलिक सरवर ने सुल्तान उस शर्क की उपाधि हासिल करी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मलिक सरवर ने सुल्तान उस शर्क की उपाधि धारण करी और पूर्वी जिलों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली का राज्य बिखर चुका था। सरवर ने इसी चीज़ का लाभ उठाते हुए स्वयं को जौनपुर का राजा घोषित कर दिया। उसने अपने राज्य की सीमाओं को अलीगढ़, संभल, मैनपुरी और रापरी तक फैला दिया। वो सोच रहा था मैं आसपास का सारा क्षेत्र जीत लूं। इसी वजह से जौनपुर का दिल्ली के साथ संघर्ष हुआ, बंगाल के साथ संघर्ष हुआ, उड़ीसा और मालवा के साथ कड़ा संघर्ष हुआ। इन संघर्षों में कुछ में उसे सफलता मिली और ज़्यादातर में उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन उसने जाजनगर और ग्वालियर के राजाओं को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि जाजनगर जीत लिया और ग्वालियर जीत लिया। उसके उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र जिसका नाम था मुबारक शाह सरकी, इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ज़्यादा ये कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसका जो छोटा भाई था इब्राहिम शाह शर्की, इसने प्रभावशाली ढंग से इस राज्य का प्रचार प्रसार किया। इसने कन्नौज को जीता। कन्नौज को जीतने के बाद इसका मान सम्मान एकदम से बढ़ गया और धन प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। 1407 में उसने एक और जीत हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन ये असफल रहा। फिर इसने कालपी जीता। 1414 में इब्राहिम ने बंगाल के राजा गणेश को भी हराया। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक को अंततः उससे समझौता करना पड़ा। इब्राहिम ने अपने आप को शरीज़े हिंद की उपाधि दी। तो जौनपुर को अगर हम पढ़ें तो जौनपुर की बात है तो जौनपुर की स्थापना किसने करी है, फिरोज शाह तुगलक ने, और इसे किसके अंडर में छोड़ दिया था, मलिक सरवर के। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद जब उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ तो सरवर ने अपने आप को क्या करा, स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस प्रकार से जौनपुर एक अलग रियासत बन गई। लेकिन जो ये व्यक्ति था सरवर, ये सोच रहा था मैं आसपास के क्षेत्रों को जीत लूँ, मैं एक बड़ा राजा बन जाऊँ, लेकिन इसके प्रयास असफल थे क्योंकि इतनी शक्तिशाली इसकी सेना नहीं थी। लेकिन कुछ भी हो, जौनपुर एक क्षेत्रीय शक्ति बन चुका था।
आगे चलकर अगर हम बात करें इब्राहिम के उत्तराधिकारी महमूद शर्की, मोहम्मद शर्की, हुसैन शर्की, इन सब के दिल्ली सुल्तानों के साथ लगातार संघर्ष होते थे। तो दिल्ली सुल्तानों से संघर्ष तो तुम्हारे होंगे ही होंगे, क्योंकि आप दिल्ली से अलग करके अपने आप को एक क्षेत्रीय राज्य बना रहे हो। एंड में जब बहलोल लोदी आएगा शासन करने तो वो जौनपुर पर अधिकार कर लेगा। ये आपकी जौनपुर की हिस्ट्री है। जौनपुर के बाद इस चैप्टर में जो है वो है बंगाल। तो आपको पता है पूर्व में बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल दिल्ली से बहुत दूर है। तो बंगाल दिल्ली से बहुत दूर है, तो इसी वजह से जो बंगाल के सरदार थे ये बार बार जैसे ही देखते थे कि दिल्ली में कोई हलचल मची है तो ये तुरंत ही अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते थे कि भाई बंगाल अलग से आज़ाद है। तो बंगाल कई बार दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था और कई बार इससे अलग था। ये हमेशा मुगलों तक भी यही चीज़ चलती रही। तो बंगाल दिल्ली से काफ़ी दूर था। अपनी भौगोलिक परिस्थिति की वजह से दिल्ली के जो सुल्तान थे वो इस पर कड़ा नियंत्रण नहीं रख सकते थे। इसी वजह से जो बंगाल के गवर्नर थे वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। जब भी केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती थी या केंद्रीय सत्ता किसी और जगह पर व्यस्त होती थी तो ये लोग अपने आप को क्या करते थे, आज़ाद घोषित कर लेते थे। 1225 में जब राजा इल्तुतमिश था तो उसने बंगाल के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए थे। ऐसी जब बलबन था तो बलबन भी बंगाल के गवर्नर तुगरिल बेग को कुचलने के लिए यहाँ पर 3 साल के लिए आया था। बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा रहने के लिए बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। लेकिन जब बलबन की मृत्यु हो गई तो जो उसका पुत्र खुद, जिसका नाम क्या था, बुगरा खान, इसने कहा भैया मैं दिल्ली सल्तनत का दावेदार हूँ। दिल्ली सल्तनत का दावेदार करने की जगह ये बंगाल का राजा बन गया और इसने बंगाल को फिर से स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ऐसे में बंगाल पर समय समय पर आगे चलकर गियासुद्दीन तुगलक ने सैनिक अभियान भेजा। मोहम्मद तुगलक के समय बंगाल पर जो है अभियान भेजे गए। लेकिन कुल मिलाकर हम बात करें तो बंगाल पर 2 शक्तिशाली राजाओं का शासन हुआ। पहला शासन है इलियस शाही और दूसरा है हुसैन शाही। तो इलियस शाही ने शासन किया है 1342 से 1481 और हुसैन शाही ने 1494 से 1538। लेकिन जो 1481 से 1494 बीच का यहाँ जो गैप दिख रहा है आपको, उस दौरान एक राजा था गणेश जिसने बंगाल में शासन किया था। तो बंगाल की हिस्ट्री अब तक इतनी सी है कि वो दिल्ली से काफ़ी दूर है, इसी वजह से दिल्ली के राजा उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी वजह से जो बंगाल के गवर्नर हैं वो समय और परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए बार बार अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। लेकिन फिर भी बंगाल में हम 2 शक्तिशाली वंशों की बात करेंगे उस दौरान। एक है इलियास शाही और एक है हुसैन शाही, और बीच की अवधि में एक राजा गणेश है। तो जब हम बात करते हैं, बंगाल शेरशाह सूरी और हुमायूं के आक्रमणों का भी शिकार बना था आगे चलकर जब मुगल शासक आएंगे। इसके बाद अफगान और कररानी शासन यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। 1576 में दाऊद खान कररानी को हराकर अकबर ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। तो फिर आगे चलकर जो ब्रिटिशर्स होंगे वो भी बंगाल पर ही कब्जा करेंगे। तो इस प्रकार से बंगाल की हिस्ट्री ऐसे ही रहेगी। खैर थोड़ा सा इसमें इलियास शाही के बारे में बताया गया है। तो इलियास शाही की जब हम बात करते हैं तो इलियास शाह 1342 में यहाँ का शासन बंद करता है, जो मूलतः मोहम्मद तुगलक का एक अमीर था। यानी कि मोहम्मद तुगलक का एक विश्वास पात्र था, कौन, इलियास शाह, उसे यहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा था। लेकिन इलियास इसने क्या करा, अपने आप को अलग घोषित कर दिया और इलियास शाही वंश की स्थापना करी। इलियास शाह बंगाल का एक शक्तिशाली शासक था, कोई छोटा मोटा नहीं था। इसने सिकंदर ए सानी यानी कि दूसरे सिकंदर की उपाधि करी। यानी कि जो सिकंदर विश्व विजेता था उसके बराबर ही अपने आप को समझता था। शीघ्र इसने तिरहुत का क्षेत्र जीत लिया, लखनऊती का क्षेत्र जीत लिया, सोनार गांव का क्षेत्र जीत लिया। इसी के साथ उसने बनारस की ओर कूच किया, गोरखपुर और बहराइच पर भी कब्जा कर लिया। 1357 में उसने कामरूप पर भी कब्जा कर लिया। उसने नेपाल, जाजनगर की तरफ भी सैनिक अभियान भेजे। सुल्तान फिरोज तुगलक ने स्वयं बंगाल की ओर सैनिक अभियान आए। तो इस समस्या का निदान करने के लिए लगभग उसे 1 साल का समय लगा। एक बार फिर 1359 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर शाह को दबाने के लिए फिर से आना पड़ा। फिरोज तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सुल्तान इतने कमजोर हो गए कि वो बंगाल के शासकों को अपने अधीन रख ही नहीं सकते थे। सिकंदर शाह का जो पुत्र था, ये बंगाल का नक्शा दे रखा है, सिकंदर शाह का जो पुत्र था गियासुद्दीन आजम शाह, ये एक लोकप्रिय शासक था। अराकान से सटा हुआ जो क्षेत्र चटगांव जो आज बांग्लादेश में है, ये भी इसकी सल्तनत का हिस्सा था। बर्मा यानी कि जो आज का म्यांमार है, यहाँ पर भी इसने आक्रमण किया। उसने कमाटा और अहोम राजा जो थे वो असम के राजा थे। इन राजाओं का उसे सामना करना पड़ा। चीन के साथ भी उसने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। उसके द्वारा 1404 में पहला राजदूत मिंग शासन के दरबार में भेजा गया। इसके साथ साथ प्रसिद्ध चीनी यात्री मा हुआन ये भी बंगाल सल्तनत काल के दौरान आया था। तो इससे आपको पता चलता है जो इलियास शाही वंश चला और सिकंदर शाह का पुत्र जो गियासुद्दीन आजम शाह था, ये सब कोई छोटे राजा नहीं थे। इन्होंने बंगाल की तरक्की में, बंगाल को मजबूती में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। 1410 में गियासुद्दीन शाह की हत्या हो गई।
इसके बाद बंगाल में अराजकता फैल गई और बाहर के जो लोग, जो बंगाल ने जिन क्षेत्रों को जीता था, अब वो भी बंगाल से अलग होने की घोषणा कर देंगे। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर बंगाल में अराजकता फैल जाएगी और छोटे छोटे क्षेत्र भी इस पर कब्जा करने की सोचेंगे। तो अब तक जो हमें क्षेत्रीय शक्तियों में पढ़ चुके हैं, जौनपुर के बारे में, बंगाल के बारे में, मालवा के बारे में,